नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। एसआईआर को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। चुनाव आयोग निशाने पर है और सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, गहन निरीक्षण चल रहा है मतदाता सूची बनाने के लिए, तो फिर ये फॉर्म 7 के जरिए लोगों के नाम कटवाए क्यों जा रहे हैं और नाम किनके कटवाए जा रहे हैं बिल्कुल टारगेट करके, और जो विपक्षी पार्टियों के मतदाता हैं उनके नाम कटवाए जा रहे हैं। लगातार ये आरोप नहीं लग रहे हैं बल्कि इससे संबंधित प्रमाण लगातार आ रहे हैं। इस पर बात करेंगे, लेकिन अभी बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस समय जबरदस्त हंगामा चल रहा है। वहां विधानसभा घेराव कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, और तमाम नेताओं को तो पहले ही नजरबंद कर दिया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हैं उनको वहां पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। यह विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरीके से मनरेगा को खत्म किया गया, उस योजना से महात्मा गांधी का नाम खत्म किया गया है, उसको लेकर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन इस समय चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, जो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है, बड़ी संख्या में वहां कार्यकर्ता मौजूद है और वहां से वो विधानसभा का घेराव करने के लिए, जो पीछे की साइड में ही है, वहां जब पहुंच रहे थे तो किस तरह से उनको रोका गया वो हम देखेंगे, वो विजुअल्स भी देखेंगे। लेकिन इसको लेकर जबरदस्त नाराजगी है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में कि वो राजनीतिक दलों का, लोगों का विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार भी छीनना चाहती है। और बड़ी संख्या में कांग्रेस के जितने उत्तर प्रदेश के बड़े नेता हैं जो इस प्रदर्शन में पहुंचने वाले थे, उनको रात से ही नजरबंद कर दिया गया है। तो इसको लेकर इस समय जबरदस्त गहमा गहमी है लखनऊ में। एक बार देखते हैं किस तरह से वहां विरोध प्रदर्शन जो करने जा रहे हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता, उनको कैसे वहां रोकने की कोशिश की गई है। पहले कार्यकर्ता ये जुटे हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में, उसके बाद वहां से विधानसभा का घेराव करने के लिए निकल रहे हैं, पर उनको जाने से रोका जा रहा है। जबकि विरोध प्रदर्शन का ऐलान तो अमलेंदु जी पहले से ही किया गया था। विरोध प्रदर्शन का ऐलान पहले से किया गया था और कल रात से ही वहां कार्यकर्ता जुटना शुरू हो गए थे और दफ्तर में ही वहां सोए हैं कार्यकर्ता। और अविनाश पांडे वहां के प्रभारी हैं यूपी कांग्रेस के, वो भी पहुंचे हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम इसका घेरेंगे। अजय राय हैं, उन्होंने सुबह एक बाइट दी है, कहा है कि हम घेरेंगे और क्यों घेरेंगे ये भी बताया है। तो लेकिन उससे पहले ही वहाँ तैयारियाँ कर ली गई और पूरी तरीके से छावनी वहाँ बना दिया गया, कांग्रेस दफ्तर को घेर लिया गया। तब से हम लोग के बगल में चल रहा है ये वहाँ के कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है जहां ये सुबह से ही लोग जुटे हुए थे। चूंकि आज ऐलान किया गया था कि आज 17 दिसंबर को, माफ कीजिएगा 17 फरवरी को वहां पर विधानसभा का घेराव होगा। विधानसभा में बजट सत्र इस समय चल रहा है और यह विरोध प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, देश भर में हो रहा है। जो मनरेगा को खत्म किया गया है उसकी जगह जी राम जी योजना लाई गई है, जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और इस योजना से महात्मा गांधी के नाम को हटाया गया है। एक तो काम की जो गारंटी थी, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी इसको लेकर देश भर में एक आंदोलन चला रही है और उसी के तहत आज लखनऊ में ये प्रदर्शन हो रहा था। तो ये वहां कांग्रेस कार्यकर्ता जुटे हुए हैं और बड़ी संख्या में जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनको रात से ही वहां पर उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया है। कई नेता, कई जो तमाम जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, या फिर जो पदाधिकारी हैं जिनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जाने की संभावना देखी गई, उन नेताओं को ही नजरबंद कर दिया गया। और ये लगातार अक्सर होता है जब विपक्षी दल किसी मामले में विरोध प्रदर्शन करते हैं तो कैसे उनको रोकने की कोशिश होती है। हाँ, बिल्कुल उनको रोकने की कोशिश होती है समीर जी, और गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है और घर में ही जो है नजरबंद कर दिया जाता है और जो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं सुरेश पासी, उनको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी के समय क्या क्या हुआ वो हम लोग देख सकते हैं। जी बिल्कुल, तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, गिरफ्तारियां भी शुरू हो गई हैं। जाहिर सी बात है जो वहां प्रदर्शन करने जा रहे हैं पहले तो रोका गया, और जो फिर भी पहुंच गए उनको कैसे वहां पर गिरफ्तार किया जा रहा है, रोकने की कोशिश की जा रही है। और इस पर क्या कहा है कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको भी सुनते हैं। लेकिन उनका कहना है कि हम अपना विरोध प्रदर्शन जता कर रहेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है। सुन लेते हैं अजय राय को क्या कह रहे हैं। और अजय राय को के अलावा वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रभारी हैं अविनाश पांडे, वो भी मौजूद हैं और उन सारे नेताओं की उपस्थिति में वहां ये प्रदर्शन की तैयारी हो रही है। लेकिन बहुत सारे नेताओं को नजरबंद किया गया है ताकि वो आ न पाए और अब गिरफ्तारी हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं सुरेश पासी, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो सुन लेते हैं पहले अजय राय को क्या कह रहे हैं। नहीं, आज पूरी तरीके से हमारे कार्यकर्ता देखिए, सब लोग घरों से निकल के
आ गए हैं। मैं रात भर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में भी सोया हूँ। हमारे साथी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग जनपद के लोग आए हैं। आप देख सकते हैं, ये अलीगढ़ से आए, ये देखिए कानपुर से आए, ये लोग बनारस से आए। तो सभी पूरे प्रदेश के कोने कोने से लोग आए, कोई जिला बाकी नहीं जो आ गया। और काफी बड़ी संख्या अन्य जगहों पर टिकी है। काफी बड़ी संख्या में हम लोग आज विधानसभा का घेराव करेंगे और उसे मनरेगा को मजदूरों को उनकी मजदूरी 11 महीने 12 महीने से सरकार ने रोक रखी है। गरीब तबके की मनरेगा को खत्म करने की योजना है। और पूरी तरीके से जो आज महिलाओं का अपमान, मजदूरों का अपमान, किसान का अपमान, शंकराचार्य का अपमान, माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान, मजारों को तोड़ना, दाल मंडी जैसे पुराने बाजार को, जो हमारे गरीबों का जो पूरा वो बाजार, उसको बर्बाद करना, गुजरात के लोगों को सारे काम देना, सारी जमीनें देना, काशी द्वार में किसानों की जमीन काशी में तोड़ना। अभी आप ट्रांसपोर्ट नगर आप देख लो, ट्रांसपोर्ट नगर को पूरी तरीके से कब्जा कर रहे थे, वहां की महिलाओं बच्चों को मारा। मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद दूंगा, कल उन्होंने उस पर स्थगन आदेश दिया, स्टे दिया। अब ये गरीबों की रक्षा, गरीबों की मदद, जो उनकी बात हम लोगों ने उठाई थी ट्रांसपोर्ट नगर वाले, मोहन सराय वालों की, वो कल निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। हम स्वागत करते हैं। पूरा परिवार, एक एक लोग, सब लोग डटे हैं और डटकर आज इस सरकार की चूल्हे हम हिलाएंगे, विधानसभा को घेरेंगे। तो यहाँ का मनरेगा को लेकर और तमाम जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो कार्रवाइयां हैं, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन को रोका कैसे जा रहा है, और ये भी देखते हैं सुरेश पासी, उनको कैसे गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और जितने भी वहां पर प्रदेश स्तर के बड़े नेता हैं, उन सबको नजरबंद किया गया है। ये आरोप पार्टी के नेताओं ने लगाया है। तो सुरेश पासी की गिरफ्तारी देखते हैं, कैसे उनको पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। तो ये आखिर विरोध प्रदर्शन अगर कर रहे हैं तो सरकार इससे क्यों डरती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप प्रदर्शन उनको करने दीजिए। कई बार देखा अमलेंदु जी की अखिलेश यादव को उनके घर में ही नजरबंद कर देते हैं, उसी तरीके से यहां तमाम नेताओं को नजरबंद किया गया है। आखिर विरोध प्रदर्शन की जब अनुमति ली गई है, तब फिर उसको क्यों रोका जा रहा है? हाँ, हम कह रहे हैं अनुमति नहीं भी ली गई है तो आपको जो करना है आप वहां पर अपना इंतजाम कीजिए। भाई आप सुरक्षा का इंतजाम ये कीजिए कि विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहां लोग विधानसभा के अंदर ना घुस जाएं, तोड़फोड़ ना करें, ये कीजिए। लेकिन आप प्रदर्शन का अधिकार ही छीन लेंगे, प्रदर्शन नहीं करने देंगे, तो इस पे तो लेकर सवाल उठेंगे। और फिर आप बताएंगे साहब आप लोकतंत्र के बड़े रक्षक हैं, 50वीं वर्षगांठ आप मनाते हैं आपातकाल की, तो आप बड़े भारी रक्षक हैं। और ये क्या है, आपातकाल नहीं है तो और क्या है, इसको क्या कहा जाएगा? तो ये लेकर सवाल उठते रहते हैं। जी बिल्कुल। और इधर कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अविनाश पांडे, उनको भी सुनते हैं क्या कह रहे हैं। वो भी वहां पर लखनऊ में मौजूद हैं और ये प्रदर्शन पहले से ही इसका ऐलान किया गया था, लेकिन रोकने की कोशिश हो रही है। हालांकि बहुत बड़ी संख्या में फिर भी कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पहुंच गए हैं। सुनते हैं अविनाश पांडे को क्या कह रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र छोड़ दिए, एक अनकही आपातकालीन की स्थिति पूरे प्रदेश के अंदर में जो लोग महसूस कर रहे थे, उसे प्रदर्शित हो गया कि किस प्रकार से ये प्रशासन घबराया हुआ है अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए। और साथ ही साथ विरोध प्रदर्शन, जो कि जनतांत्रिक और लोकतांत्रिक अधिकार है, जो संविधान में ही नहीं लेकिन इस देश में जब भी विपक्ष की आवाज उठी है तो उसे ससम्मान सुना गया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि कल सुबह से ही पूरे प्रदेश के अंदर में कांग्रेस के नेताओं के घरों में पुलिस की छावनियां लगा के जिस प्रकार से उन्हें हाउस अरेस्ट और उन्हें बंद किया जा रहा है, सड़कों पर कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, उन्हें जेल में भेजा जा रहा है, जो यहाँ पहुंच चुके हैं वो गाड़ियों को जब्त किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि पूर्ण रूप से अलोकतांत्रिक है और प्रशासन पूर्ण रूप से डरा हुआ और घबराया हुआ है। जिन मुद्दों को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा में और साथ ही साथ सड़कों पर मनरेगा के खिलाफ जो आवाज उठाई थी, उस आवाज को बुलंद करने के लिए और ग्रामीण अंचल के हमारे मजदूरों को, किसान भाइयों को, हमारे मातृशक्ति जो कि ग्रामीण इसमें मनरेगा के तहत जो नौकरियां पा रही थी और अपना घर चला रही थी, जिस मनरेगा ने इस पूरे कोविड काल में इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को संभाला और घरों में लोगों को भूखे मरने से बचाया, उस मनरेगा को ये सरकार जिस प्रकार से मसल रही है, खत्म कर रही है, कमजोर कर रही है, ये इस देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है, ताकि अर्थव्यवस्था को चंद मुट्ठी भर लोगों के हाथों में रहे और उनकी कठपुतली बनकर ये आज की जो जनता है वो सिर्फ उनकी प्रजा बनकर रहे।
इसका हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। आगे भी ये संघर्ष चालू रहेगा। पूरे प्रदेश में 17,000 से ज्यादा चौपालों का आयोजन किया गया है। सड़कों पर आपने देखा कि 13 तारीख को कांग्रेस के कार्यकर्ता मार्च लेकर और मनरेगा के विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया। ये ध्यान आकर्षण करने का जो माध्यम है लोकतंत्र का, हम शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन को आगे भी चलाएंगे। आज विधानसभा पे जो घेराव है, इतनी पुलिस की दमन नीतियों के बावजूद भी आप देखेंगे हजारों की संख्या में कांग्रेस के बहादुर कार्यकर्ता, हमारी बहनें यहाँ पर एकत्रित हुई हैं और किसी प्रकार से हम डरने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन आगे भी और जोर से और ताकत से हम आगे बढ़ाएंगे। प्रशासन हवाला दे रहा है कि विधानसभा सत्र चल रहा है, उस दौरान प्रदर्शन विधानसभा में बाधा बना। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही है दादा कि जब विधानसभा चलती है या लोकसभा चलती है तो लोगों की समस्याओं को, लोगों के प्रश्नों को लेकर विपक्ष आवाज उठाता है, प्रश्न पूछता है। तो अगर उनमें साहस है, अगर उन्हें लगता है कि जो हमारा उन्हें लिया हुआ जो संविधान के विरोध में जो निर्णय उन्होंने लिए हैं वो सही हैं, तो उन्हें डरने की क्या आवश्यकता है। जवाब दें, उसको जस्टिफाई करें, उसे वो न्यायोक्त बताएं। क्योंकि तो ये वहां पर किस तरीके से मनरेगा को हटाए जाने का, खत्म किए जाने का विरोध और ये दिखाई पड़ रहा है और उस विरोध प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर विरोध प्रदर्शन को क्यों रोका जा रहा है। ये तो लोगों का, नागरिकों का, राजनीतिक दलों का ये अपना अधिकार है जो वो कर रहे हैं और उनको रोकने से क्या मिलेगा। दूसरी बात ये, क्या रोकने से वो चीज़ें पब्लिक डोमेन में आने से रह जाएंगी क्या, ये भी बड़ा सवाल है। बिल्कुल सही बात है। जो बातें आनी है वो तो आएंगी ही आएंगी, वो तो किसी हाल में कोई रुक ही नहीं सकती हैं। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि अगर आप रोकने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज़ें और ज़्यादा बढ़कर सामने आएंगी। तो अब यहाँ जिस तरीके से रोकने की कोशिश की जा रही है, मनरेगा के हटाने के खिलाफ जो है ये प्रदर्शन इनका हो रहा है, विधानसभा घेराव जो है ये हो रहा है, तो आप रोक क्यों रहे भाई। बात सुनिए, मुख्यमंत्री आगे बात सुने या जो भी अधिकारी आके उनका ज्ञापन ले, भाई आपकी मांग क्या है, उसको आगे भेजेंगे, जो एक तरीका होता है वो हो। लेकिन आप तो पहले मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलने देंगे, दफ्तर के बाहर ही नहीं निकलने देंगे, वहीं आप छावनी बना देंगे। हाँ, तो ये अच्छा, इसको रोकने से क्या हो जाएगा भाई। जो जनता के पास बात जानी है वो तो पहुंच रही है, आप छावनी में बदल दी या कुछ बदल दी, बल्कि और ज्यादा जा रही है, और ज्यादा जा रही है। प्रदर्शन होता तो जब वो प्रदर्शन करते वहां भी करते, एक बार देखते हैं वहां कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में किस तरह से नारेबाजी हो रही है। और जब वहां पर सुबह जब जुटे हैं लोग, और रात से ही जुटना शुरू हो गए थे, लेकिन बहुत सारे नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया और यहां बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे, उनको रोकने की कोशिश की गई। ये तस्वीर है वहां के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का जो दफ्तर है लखनऊ में, वहां की तस्वीर है और वहां पर भी नारेबाजी हो रही है इस योजना को खत्म करने को लेकर। एक बार देखते हैं क्या कुछ किस तरह से वहां पर नारेबाजी चल रही है। तो ये कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है, यहां से फिर विधानसभा का घेराव शुरू हुआ, लेकिन वहां पर किस तरीके से रोका गया। लेकिन बहुत सारे नेता वहां पहुंचे हुए हैं और क्या कह रही हैं वहां पर विधायक दल की नेता, कांग्रेस की विधायक हैं आराधना मिश्रा, उनको सुन लेते हैं किस तरीके से रोका है। पुलिस के लोगों ने जबरन नेताओं को नजरबंद किया गया है और वहां जाने से रोकने की हर संभव कोशिश की है। तो सुन लेते हैं आराधना मिश्रा को। मनरेगा की आवाज जो गरीब आदमी की, किसानों के, मजदूरों की आवाज है, इस कानून को जब तक सरकार वापस ले लेगी, हम सरकार से इसी तरह से जवाब मांगते रहेंगे। आज हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा का घेराव करने के लिए जा रहे हैं। पुलिस लगा दे, प्रशासन लगा दे, कांग्रेस का कार्यकर्ता डरने वाला नहीं। मैम, भारी बैरिकेड भी कर दिया गया है। लगाने दीजिए, जब सरकार के पास जवाब नहीं होता है तो पुलिस को आगे कर देती है।
मैम, मनरेगा को लेकर आप लोग कह रहे हैं लेकिन सत्ता पक्ष कह रहा है ऐसा कुछ नहीं, इस तरीके से आप लोग आवाज लगा रहे हैं। पढ़ लें पहले जो ये कह रहे हैं, 60-40 का जो रेशियो है वो सरकार उत्तर प्रदेश की जो कर्ज में डूबी है, क्या उसका निर्वहन कर पाए? तो वहां पर किस तरीके से ये विधानसभा का घेराव हो रहा है और मनरेगा को, इसमें मुख्य रूप से दो आपत्तियां हैं जिसको लेकर कांग्रेस आंदोलित है कि एक तो यहां पर जो गारंटी थी रोजगार की वो खत्म की गई है, दूसरे राज्यों का दायित्व तो बढ़ाया गया है, 60% केंद्र का दायित्व रहेगा, 40% राज्यों का रहेगा, और सबसे जो गंभीर आरोप है वो ये कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया है और जो काम का अधिकार था वो अधिकार छीन लिया गया है। मनरेगा में अभी तक रोजगार मांगना आपका अधिकार था, 100 दिन का गारंटी थी, वो सरकार की जिम्मेदारी थी आपको काम दे, और अगर सरकार के पास काम नहीं है तो वो काम के बदले आपको उसका भत्ता देगी, ये था। लेकिन अब तो जो है उसको हटा दिया गया, अब आपका अधिकार नहीं रहा। महात्मा गांधी का नाम हटा दिया, पहले तो आया कि साहब नाम बदल के पूज्य बापू कर दिया गया है, और फिर पूज्य बापू से भी जब चैन नहीं पड़ा तो पूरा का पूरा नाम ही हटा दिया। अब ना पूज्य बापू बचे ना महात्मा गांधी बचे, अब वो जी राम जी हो गए। अब ये जी राम जी कर रहे हैं, जयराम जी की मतलब राम राम कर दिया है मनरेगा का। तो इसी के खिलाफ ये आज कांग्रेस का प्रदर्शन विधानसभा पर हो रहा है लखनऊ में, और लखनऊ विधानसभा का घेराव किया जा रहा है। जी बिल्कुल, वहां पर घेराव हो रहा है कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन, और इसके खिलाफ यानी जो मनरेगा को खत्म किए जाने के खिलाफ कांग्रेस पार्टी का देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। उसी के तहत ही आज लखनऊ में विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। इसके अलावा जैसा अभी बता रहे थे अविनाश पांडे कि हर पंचायत पर इसको लेकर तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अब वहां पर अमेठी से सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के किशोरी लाल शर्मा, वो भी इस प्रदर्शन में विरोध में मौजूद है। क्या कह रहे हैं और किस तरीके से पुलिस के लोग रोक रहे हैं, इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश की जा रही है, इस पर भी उन्होंने कहा है। सुनते हैं किशोरी लाल शर्मा को। आप लोग भी भारी संख्या में एकत्रित हो रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नहीं, अब ये हमारा पीसीसी का आह्वान है, तो उसके अंतर्गत हमारे सारे वर्कर तमाम जिलों से यहाँ पहुँच रहे हैं और विधानसभा घेराव करेंगे और अपनी जो मांगे हैं उसको रखेंगे। तमाम कांग्रेस नेताओं के घर पर कल रात से पुलिस लग गई है, उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, तमाम सांसदों को आपका हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और कई लोगों को तो नोटिस भी दे दिया गया है। भैया देखो, मैं तो यहाँ पे हूँ सांसद होते हुए, मेरे को तो किसी पुलिस ने पकड़ा नहीं है। मैं तो यहाँ रात को भी यहाँ आया था, ठीक है, तो इसलिए मतलब जिनको पहुँचना है वो पहुँच ही जाते हैं, तो ऐसा ही है। लेकिन ये दमनकारी नीति है, क्योंकि प्रदर्शन करना लोकतंत्र में हर आदमी का अधिकार है। अगर ये प्रदर्शन से डर रही है सरकार, तो सोच लो कि इनका क्या लोकतंत्र के प्रति इनकी क्या जवाबदेही है। लखनऊ पुलिस ये हवाला दे रही कि विधानसभा सत्र चल रहा है और आचार संहिता लगी हुई है, उस बीच आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, विधानसभा घेराव हमने कॉल दिया पहले इनको, सत्र चल रहा है तो विधानसभा तो सत्र के दरमियान ही घेरा जाएगा ना, बाद में बंद बिल्डिंग को थोड़ी घेरा जाता है। बिल्कुल, ये सही बात है कि बस जब सत्र चल रहा होगा तभी विधानसभा का घेराव किया जाएगा, बंद बिल्डिंग को। भाई वहाँ पर सत्र चल रहा है तो तमाम मुख्यमंत्री भी हैं और तमाम विधायक भी हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं, गहमा गहमी है वहाँ पर। तो यह विरोध प्रदर्शन के लिए तभी सत्र के दौरान ही चुना जाता है समय, और इसकी सूचना भी दी गई थी, बावजूद इसके उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी बड़ा एक दिलचस्प जवाब दिया किशोरी लाल शर्मा ने कि आप खाली बिल्डिंग को थोड़ी घेरेंगे। बिल्कुल सही बात है। विधानसभा घेरने का मतलब ही ये है कि विधानसभा सुने। भगत सिंह ने तो असेंबली में जाकर बम बोला था, इसीलिए कि भाई सुने सब। तो सुनाने के लिए, सरकार को सुनाने के लिए और जनप्रतिनिधि उनको सुनाने के लिए ही प्रदर्शन किए जाते हैं। तो प्रदर्शन उसी के लिए हो रहा था। बहुत सही जवाब किशोरी लाल शर्मा ने दिया, लेकिन वो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सवाल पूछने वाले की भी मानसिक स्तर जो है वो समझ में आ जाता है इससे। तो हर एक को ऐसे जो है माइक नहीं पकड़ा देना चाहिए। संस्थान ध्यान रखें कि आप कहाँ से क्या सवाल पूछवा रहे हैं। तो बहरहाल ये अपना आप है, कम पैसे में मिल जाते हैं तो ऐसा भी हो जाता है, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत सही जवाब जो था किशोरी शर्मा ने दिया। बिल्कुल जवाब सही था कि वो जब सत्र चल रहा होता है तभी घेराव किया जाता है, और उसका कारण भी है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर सरकार घिरी नजर आ रही है कि आखिर विरोध प्रदर्शन का जब आह्वान
किया गया है, उसकी कॉल दी गई है, तो फिर उसको रोकने की क्यों कोशिश की जा रही है? वहां पर रोकें, विधानसभा के भीतर न जाने पाए, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लेकिन नेताओं को आने ही न दिया जाए, उनको नजरबंद कर दिया जाए। ये फिर कहाँ का नियम है और किस तरीके से फिर ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस समय एक और जो लगातार चर्चा में है वो है SIR, स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन, और इसको लेकर कि कैसे यहां पर इंटेंसिव रिवीजन, जिसको क्यों ये फॉर्म 7 की चर्चा काफी ज्यादा हो रही है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर, कि जब अब SIR हो रहा है तो फिर क्यों यहां डिलीशन की प्रक्रिया की जा रही है फॉर्म 7 के जरिए, कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी और व्यक्ति के लिए वो आवेदन करे कि उसका नाम हटा दिया जाए, और कैसे कैसे लोगों के लोग आवेदन कर रहे हैं और किनके नाम हटाने की सिफारिश कर रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर मामला है। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक कोई संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन इस मामले पर चुनाव आयोग बुरी तरीके से घिरा है और कई सारे उदाहरण दिख रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, लगातार इस पर अलग अलग जगहों से तमाम सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं। आज फिर उन्होंने कहा है कि फॉर्म 7 की जरूरत क्या है, चुनाव आयोग ये बताए। सुन लेते हैं अखिलेश यादव को, कहा क्या है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया है और बहुत सारे सवाल उठाए हैं। जब एक्सरसाइज SIR की होगी तो फॉर्म 7 की जरूरत क्या है? फॉर्म 7 की जरूरत क्या है जब तुमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर ली SIR की? अज्ञात इसलिए क्योंकि जिनके नाम फॉर्म 7 पर दर्ज हैं वो स्वयं पढ़ना लिखना तक नहीं जानते। वो मैंने उदाहरण दिया आपको, नंदलाल जी वाला, जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, तो कई उनसे फॉर्म 7 दस्तखत करा रहे हैं या नकली दस्तखत करा रहे हैं अपने व्यक्ति से। तो आप खुद सोचिए कि नंदलाल से क्यों भरवाया। जमीनी हकीकत यह है कि गांव गांव में भाजपा से जुड़े सामंतवादी और प्रभुत्ववादी तत्व PDA और गरीब वर्ग की सूची बनाकर उनके नाम से बल्क में फॉर्म 7 दाखिल कर रहे हैं। कोई PDA का जल्दी फॉर्म नहीं कटवा रहा, फॉर्म भर के नहीं कटवा रहा है। ये तमाम सामंतवादी प्रभुत्ववादी लोग हैं जो PDA के वोटों को बल्क में कटवा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने शिकायत की, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। अगर एक भी जिलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई कर दें, एक भी ठोस कार्रवाई हो जाए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो पूरा SIR और वोटर लिस्ट उत्तर प्रदेश की ठीक हो जाएगी। गांव में जो भी रह रहा है वह जानता है कि समाज में आज भी गहरी असमानता मौजूद है। गरीब के पास उसका एक वोट ही है, उसकी बराबरी का सबसे बड़ा हथियार है। बाबा साहेब द्वारा दिए गए संवैधानिक अधिकार, सामंतवादी मानसिकता इसी अधिकार से असहज रहती है और वो तरीका ढूंढते हैं कि इस अधिकार को कैसे छीना जाए। तो ये किस तरीके से यहाँ पर नाम कटवाया जा रहा है और कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। ऐसा फॉर्म 7 की जरूरत क्या है, यही बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं। लेकिन जो कह रहे हैं कि अगर एक भी DM के खिलाफ कार्रवाई हो जाए, पर यहाँ तो अमलेंदु जी यही आरोप ही लग रहे हैं चुनाव आयोग पर कि ये सारा कुछ उसी के निर्देशन पर हो रहा है। बिल्कुल। पश्चिम बंगाल में तो बाकायदा वहां की राज्य सरकार चूंकि दूसरी पार्टी की है, इसलिए वहां अधिकारी भी नियुक्त कर दिए यहाँ पर केंद्र चुनाव आयोग की ओर से। अधिकारी नियुक्त कर दिए समीर जी, अधिकारी नियुक्ति नहीं किए, वहां अधिकारी सस्पेंड भी कर दिए। उत्तर प्रदेश में क्या कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ? बिहार में क्या कोई अधिकारी सस्पेंड हुआ? क्या उत्तर प्रदेश में कोई चिट्ठी लिखी गई DGP को कि BLO की सुरक्षा की जाए, अधिकारी काम नहीं कर रहे उन पर FIR दर्ज कराई जाए? बंगाल में ही क्यों? ये सवाल उठता है। अखिलेश यादव ने एक आज डाटा जारी किया समीर जी कि मतदाता हटाने का जो फॉर्म 7 पास हुए उनमें किन जातियों के कितने हैं ये भी उन्होंने उसको लिखा है कि किस किस जाति के नाम हटाए गए हैं। ये बहुत सख्त आरोप है। बोले कि हमारे नगर अध्यक्ष के फर्जी दस्तखत से ही हमारी वोट कटवा दिए। ये इस तरीके से चुनाव आयोग इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? आखिर जब आप फॉर्म 7 के जरिए आप काट रहे हैं तो जिस व्यक्ति का नाम कटा है उससे आप पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? कैसे आपने नाम काट दिया?
जी ये सवाल उठाए, तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए। और ये जो उनका कहना है समीर जी, अखिलेश यादव का, वो अखिलेश यादव ने वो जारी किया, वो भी हम लोग देख सकते हैं। वो भी कह रहे हैं कि कोई पीडीए का कोई नहीं है जो किसी के लिए आवेदन कर रहा हो यहाँ, और फर्जीवाड़ा यहाँ पर दूसरों के दस्तखत करके कोई और कर रहा है। तो आखिर ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल। और देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है कि भाजपा का फर्जीनामा और चुनाव आयोग की बंद कबूतरी आंख का विस्तार पूर्वक विवरण। फर्जी फॉर्म 7 में जितने भी नाम दिखे वो सब पीडीए हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं। नाम कटवाने के षड्यंत्र की सूची में कहीं कुर्मी, कहीं पटेल, कहीं पाल, कहीं मौर्य और तमाम जातियों का जिक्र करते हुए लिख रहे हैं, कहीं कोई अन्य पीडीए। यानी कुल मिलाकर की जो नाम कट रहे हैं वो सारे पीडीए हैं, पिछड़े हैं या दलित हैं या अल्पसंख्यक हैं। वो आखिर बाद में लिखते हैं कि ये सूची और भी लंबी हो सकती है अगर चुनाव आयोग एआई से निकलवाकर वो सूची दे दे जो भाजपा ने उनको वोट काटने के लिए दी है, या कहें भाजपा से उन्हें मिली है। सुनवाई के लिए 1-2 किलोमीटर के अंदर सुनवाई केंद्र बनाए जाए और सुनवाई में अनसुनी न की जाए। पंचायत चुनाव को आरक्षण के नाम पर फंसाकर भाजपा सरकार इसलिए टाल रही है क्योंकि वो जानती है कि गांव-गांव तक जनता उनके विरुद्ध वोट डालने के लिए तैयार बैठी है और भाजपा हजार घपले घोटाले के बावजूद जीतने की स्थिति में नहीं है। ये सरकार न जनगणना कर रही है, न जाति गिन रही है। भाजपा पूरी तरह नाकाम सरकार है। जिनके नाम काटने की कोशिश हो रही है उनकी सबकी कहानी एक ही जगह जाकर जुड़ती है, जाति से। जिन्होंने कटवाए वो कौन है? वो सब भाजपा के वर्चस्ववादी, सामंतवादी, प्रभुत्ववादी लोग हैं या उनके संगी साथी जिनकी पीठ पर प्रशासन का हाथ है और हाथ में चुनाव आयोग की ढाल है। उन्हें पता है कि वो फर्जी फॉर्म 7 भरेंगे और चुनाव आयोग प्रशासन कुछ नहीं करेगा, पर समाजवादी पार्टी अपनी लड़ाई लड़ेगी, जिला प्रशासन के पास भी जाएगी और सुप्रीम कोर्ट तक भी। पीडीए वाले कयामत तक लड़ेंगे और लड़ेंगे अपने पीडीए के वोट के अधिकार की लड़ाई, क्योंकि वोट छिना तो सब छिन जाएगा। पीडीए प्रहरी सावधान रहे और वोट कटवाने वाले पीड़ित की सहायता करें, एक भी वोट कटने न पाए। और वही आखिर में जो लिख रहे हैं अमलेंदु जी कि वो कयामत तक लड़ेंगे। अब ये कयामत तक लड़ेंगे। और इसके साथ जो उन्होंने एक जो जारी किया है सोर्स जो है यूपी सीओ के जो डेली बुलेटिन होता है उसका 15 फरवरी का, उसमें वो बता रहे हैं कि मतदाता का नाम हटाने के लिए जो प्राप्त फॉर्म 7 है, तो ड्राफ्ट SIR से पहले BLO द्वारा जो प्राप्त हुए फॉर्म 7 वो थे 49,399 और उसके बाद जो अज्ञात व्यक्तियों ने उसके बाद किए वो हैं 1,28,659। तो आखिर भाई ये अज्ञात व्यक्ति कौन है? नाम का जो फॉर्म 7 में तो स्पष्ट है कि आपको उसमें वेरीफाई करना पड़ेगा, आपका क्या नाम है, आपका फोन नंबर क्या है, आपका मतदाता सूची में कहाँ नाम है और क्या आपकी आपत्ति है, आपको सब दर्ज करना पड़ेगा। तो ये अज्ञात व्यक्तियों के फॉर्म चुनाव आयोग एंटरटेन कर क्यों रहा है? बिल्कुल ये भी सवाल है। यही सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आप जब मतदाता गहन मतदाता सूची कर रहे हैं, हजारों की संख्या में BLO लगाए हैं, तो ये कोई और फॉर्म 7 भरकर क्यों दे रहा है? और उसकी संख्या जरा सी नहीं है। ये जो आंकड़ा है दिया है उन्होंने कि 50,000 से कम है जो BLO ने दिए हैं, लेकिन उनकी संख्या 1,29,000 के करीब है। तो आप उनको क्यों एंटरटेन कर रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं। और कह रहे हैं अखिलेश यादव कि चुनाव आयोग के पास हम बार बार जा रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई कैसे होगी जब आरोप है कि चुनाव आयोग की जानकारी में चुनाव आयोग ही इन सब चीजों को निर्देशित करा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता हैं, पूर्व मंत्री हैं शिवपाल यादव, उन्होंने भी इसको लेकर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं चुनाव आयोग पर भी और बीजेपी सरकार पर भी। देखिए, फॉर्म 7 को ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये फार्म बांट रहे हैं और सरकार करा रही है। और मुझे तो ये भी मालूम है लखनऊ में कहाँ छप रहे, नोएडा में कहाँ छप रहे और छप के सरकार बंटवा रही है। तो ये सब सरकार ही करा रही है। और देखिए जहाँ जहाँ BLO ठीक काम कर रहे हैं वहाँ पर BLO को हटाया भी जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के लोग धमका भी रहे हैं, कहीं कहीं पिटाई भी करी है और थाने में जाओ तो FIR नहीं लिखी जा रही है। तो ये सरकार करा रही है। सर, मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल का कल फिर से जिक्र किया विधान परिषद में। उन्होंने बताया अराजकता थी, JPNIC में गबन हुआ, रिवर फ्रंट घोटाला, ये तमाम मुद्दे उन्होंने रखा, महिला सुरक्षा का भी रखा। देखिए, पता नहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आंखों में धूल जमी हुई है
अगर कहीं सबसे अच्छा काम हुआ है तो JPNIC और रिवर फ्रंट लखनऊ में काम हुआ है। तो इनको काम तो कराना नहीं है कहीं पर भी, इन्होंने काम कहीं इनको कराना नहीं है और पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो यहाँ किस तरीके से बता रहे हैं कि SIR के फॉर्म फॉर्म 7 दिए जा रहे हैं और उससे नाम काटने की सिफारिश की जा रही है इतनी बड़ी संख्या में, और फॉर्म भी फर्जी है, उन पर जो सिग्नेचर है वो भी फर्जी हैं, लेकिन उन सब को चुनाव आयोग स्वीकार कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत गंभीर आरोप है कि भाई फर्जी फॉर्म 7 छपे हुए हैं। फॉर्म 7 जो है होना चाहिए, फॉर्म 6 होना चाहिए, कोई भी फॉर्म होना चाहिए वो चुनाव आयोग उपलब्ध कराए। चुनाव आयोग से ना लेकर वो अगर कहीं बाहर छप कर आ रहे हैं तो ये क्यों छप रहे हैं और कौन छाप रहा है, इसको लेकर भी सवाल है कि भाई आपने क्यों इसको छापा है। तो इस सरकार के पास इसका कोई जवाब मतलब चुनाव आयोग के पास नहीं है कि ये फॉर्म कहाँ से आ रहे हैं, और ये बहुत गंभीर मसला समझा जा सकता है कि किस तरीके से हेरा फेरी वोटों में की जा रही है। समीर जी जी बिल्कुल, यहाँ वोटों में हेरा फेरी और किस तरीके से अपने हिसाब की मतदाता सूची बनवाई जा रही है बीजेपी की ओर से, और उसी के लिए अब पहले फॉर्म नाम काटे गए, फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है जिससे नाम कटवाए जा सके उन लोगों के जो विपक्षी पार्टियों के मतदाता माने जाते हैं, ऐसा कहा जा रहा है, और उसको बहुत ही एक टारगेट करके उन लोगों के नाम कट रहे हैं। पूरा जातिवार किस तरीके से जो सूची दी है अखिलेश यादव ने, बहुत हैरान करने वाली है कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन सबसे जो गंभीर आरोप है वो ये कि चुनाव आयोग इनका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और उधर बिहार की बात करें तो हाँ, आरक्षण को लेकर पेश जबरदस्त बयानबाजी चल रही है अमलेंदु जी की, किस तरह से आरक्षण पर आरजेडी और वहां पर JDU BJP सरकार जो सत्ता में है उन दोनों के बीच में किस तरह का टकराव चल रहा है। हाँ बिल्कुल, दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा टकराव चल रहा है समीर जी। और टकराव ये है कि एक तो जो जारी हुई थी अधिसूचना जातिगत सर्वे, उसके आधार पर यह मांग की जा रही थी कि वहां आरक्षण का कोटा बढ़ाया जाए बिहार में, और नीतीश कुमार ने ही सर्वे कराया था। उनका दावा भी नीतीश कुमार का हमने कराया था। तब वो इधर थे, अब वो उधर चले गए हैं, अब वो कहीं नहीं जाएंगे। तो जब वो कहीं नहीं जाएंगे तो वो आगे इस पर बात भी नहीं करेंगे। तो आरजेडी आज वहां प्रदर्शन कर रही है कि भाई ये कोटा बढ़ाया जाए। आप ही मुख्यमंत्री थे जब आपने ये जारी किया था सर्वे, उसके आधार पर आप इसको जारी कीजिए और जो नवी अनुसूची है संविधान की उसमें इसको शामिल कीजिए, जैसा कि तमिलनाडु में है। इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। तो मनोज झा जो हैं आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने इसको लेकर अपनी बात मनोज झा को सुनते हैं। लेकिन इस जातिगत सर्वे तब कराया था नीतीश कुमार ने, इंडिया गठबंधन के साथ सरकार चला रहे थे, और जातिगत सर्वे चुनाव लोकसभा चुनाव के बाद जातिगत सर्वे को पर जिस तरीके से सरकार गिरी थी, सरकार ने चुनाव के बाद कराने की घोषणा की। लेकिन अभी अखिलेश यादव थोड़ी देर पहले उन्होंने जो ट्वीट किया था, लिखा था कि घोषणा के बाद उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। बहरहाल मनोज झा को हम सुनेंगे, लेकिन इसको लेकर आरक्षण को लेकर अब नीतीश कुमार पर यह दबाव बन रहा है कि जब आपने जातिगत सर्वे कराया फिर उसके आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, आरक्षण मिलना चाहिए। जब सर्वे आपने कराया, रिपोर्ट आपने जारी की और आपने उसका श्रेय भी लिया, और आप दिल्ली आए भी उस समय, बाद में पहले की जाति जिन्होंने कराई जाए ये मांग करने के लिए आए थे आप, तब आप इधर ही थे जिधर आप इस समय हैं। तब आप पूरे विपक्ष को साथ लेकर आए थे, है ना। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ दिक्कत ये भी है कि उधर गए तो उन्होंने दूसरे फैसले किए, अब इधर आए तो अब उन फैसलों पे काम करना नहीं है। हाँ, तो अब यहाँ तो नमस्ते सदा वत्सले कर रहे हैं, और जब उधर थे तो RSS से पूछ रहे थे कि इनका योगदान क्या है आज़ादी की लड़ाई में। तो अभी अब उधर है, तो अब जिधर होते हैं उधर ये बातें करने लगते हैं। तो अब गंभीर तरीके से घिरे हुए नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार कि भाई जो जातिगत सर्वे आपने कराया और उसके आधार पर आपने भी मांग की थी कि आरक्षण बढ़ाया जाए और नवी अनुसूची में शामिल किया जाए, तो अब आप उससे भाग कैसे सकते हैं। अब आप मुख्यमंत्री हैं और आप सरकार में शामिल हैं, आपके दम पर ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तो भाई पास कराओ वहाँ। इस सरकार में शामिल क्या है, आप तो सरकार चला रहे हैं। ये अलग बात है कि सरकार कितनी चला रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं इस पे। नहीं, केंद्र में तो शामिल है, केंद्र में शामिल है ना, तो नवी अनुसूची में तो केंद्र शामिल करेगा। तो वहाँ पे तो वहाँ शामिल है तो कराइए। यहाँ आपने उनका उप मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, दो उप मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, आपने उनका आधे से ज्यादा मंत्रिमंडल की सीटें दे दी हैं, आपने वहां गृह मंत्री उनका बनाया हुआ है। तो भाई जब आपने इतना सब दिया है बीजेपी को, तो वहां पास कराइए अपना एजेंडा जो है। तो आप एजेंडा पास नहीं करा पा रहे हैं। बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं मनोज झा, आरजेडी के सांसद हैं। देखिए, ये ऐसा नहीं, मेरा मानना है कि
इस मांग के साथ तो नीतीश जी भी थे, उन्हीं के दौर में ये मांग हुई थी ना। और उसके बाद कालांतर में उस हिसाब से बढ़ोतरी हुई थी, हाई कोर्ट ने रोक लगाई, हम सुप्रीम कोर्ट मूव हुए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की प्राथमिकताओं के बारे में क्या ही कहूं, वो आज भी लंबित, न जाने कब तक लंबित रहेगी। लेकिन ये मांग बेहद जायज मांग है, इसमें नाजायज क्या है? अगर नीतीश जी अपने निर्णय और अपने पुराने निर्णयों को याद करें तो वो शायद इसके पक्ष में खड़े होंगे। तो अब ये नीतीश कुमार के लिए बड़ी दुविधा है कि वो क्या करें। जब इंडिया गठबंधन के साथ थे तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराई, अब उसके आधार पर आरक्षण की मांग की जा रही है और यहां अब उनको करना क्या है। यहां ये भी सवाल उठ रहे हैं कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री भले हैं लेकिन सरकार बीजेपी ही चला रही है, तो अब सरकार बीजेपी चला रही है या नीतीश कुमार चला रहे हैं, जो भी है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार की ही सरकार ने लिया था। नीतीश कुमार क्लेम भी करते हैं, दावा भी करते हैं, अब श्रेय भी उसका लेते हैं, क्रेडिट भी लेते हैं, फिर उस पर क्यों अमल नहीं हो रहा है। तो अब दुविधा में है। लेकिन आरजेडी के विधायक हैं भाई वीरेंद्र, वो क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, उनको भी सुनते हैं। उन्होंने भी पक्ष रखा है, बताने की कोशिश की है कि नीतीश कुमार किसी मजबूरी में नहीं कर रहे हैं या फिर अब जो उनका कह लीजिए कि सपोर्टर है उसके एजेंडे में ये चीजें नहीं है इसलिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल इसीलिए नहीं कर रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना है भाई वीरेंद्र का कि अगर कर्पूरी ठाकुर का कोई वारिस है तो वो लालू यादव है, क्योंकि उन्होंने उन्हीं की गोद में आखिरी सांस ली थी। हमने हमेशा कर्पूरी ठाकुर के कदमों पर चलने का काम किया है और उनका साफ तौर पे कहना है भाई वीरेंद्र का कि 85% से कम आरक्षण में कोई समझौता नहीं। इसके लिए हमें सड़कों पर उतरना होगा, जेल जाना होगा और लाठीचार्ज भी सहना होगा, जिसके लिए हम तैयार हैं। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं भाई वीरेंद्र को। आरजेडी के विधायक हैं और मांग कर रहे हैं कि आरक्षण को बढ़ाया जाए जातिगत सर्वे के आधार पर। सुनते हैं। आज पूरा बापू सभागार में भीतर और बाहर ठसम ठस रहेगा और कर्पूरी जी के अगर कोई वारिस है उसका नाम है आदरणीय लालू प्रसाद यादव, क्योंकि उनके गोद में ही वो अंतिम सांस लिए थे, इसलिए उनकी वारिस से अगर कोई है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं। और हम लोग हमेशा कर्पूरी जी को रास्ते पर चलने का काम। 85% आरक्षण को लेके आप लोग लगातार एकदम 85% आरक्षण से कम पर कोई समझौता नहीं, और इसके लिए हमको रोड पर भी उतरना पड़ेगा, रोड जाम करना पड़ेगा, जेल जाना पड़ेगा, लाठी खानी पड़ेगी, तो हम लाठी खाने को भी तैयार हैं, लेकिन 85% आरक्षण लेकर रहेंगे। रुकिए ना यार, पहले चर्चा कर रहे थे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के तमाम चीजें। अरे भाई चरमरा गया, स्वास्थ्य व्यवस्था है ही नहीं। स्वास्थ्य व्यवस्था, आप जाइए किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलेगा, अगर डॉक्टर मिलेगा तो दवा नहीं मिलेगी, दवा मिलेगी तो फिर कोई जांच करने वाला नहीं मिलेगा, इसलिए कोई व्यवस्था नहीं, चरमरा गया है स्वास्थ्य व्यवस्था। इसलिए हमारी मांग है स्वास्थ्य की सुधार होनी चाहिए और हम मांग करते रहेंगे। नाविकों को लेकर के भी नाविक वाला भी मामला है, ये हमारे पास है। हमारा क्वेश्चन भी है कि नाविकों को आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और उसको चालान के तहत बालू ढोने की इजाजत दिए। तो ये 85% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। अब क्या इस पर होता है देखना है, लेकिन विरोध प्रदर्शन हो रहा है आरजेडी का सरकार से इस मांग को लेकर। विरोध प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में भी हो रहा है, मनरेगा को खत्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी कर रही है। देश भर में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहे हैं। आज उसी क्रम में लखनऊ में विधानसभा का घेराव किया गया, लेकिन तमाम नेताओं को नजरबंद किया गया और जो वहां पहुंचे उनको रोका गया, गिरफ्तार कर लिया गया। थोड़ी देर पहले अभी खबर आई है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, अभी खबर आई है कि कांग्रेस के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय को गिरफ्तार कर लिया गया है विधानसभा घेराव करते हुए, और उनकी बाइट भी आई है, वो भी हम लोग सुन सकते हैं कि अजय राय क्या कह रहे हैं गिरफ्तारी के बाद। तो पुलिस कस्टडी से ही उन्होंने मीडिया से बातचीत की अजय राय ने, वो भी सुनते हैं क्या कहा है अजय राय ने जब उनको हिरासत में लिया गया और वहां पर वो क्या कह रहे हैं, किस वजह से सरकार इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश कर रही है, वो भी कहा है उन्होंने। कर लिया है योगी सरकार ने, जेल चल रहे हैं और इस अत्याचार अन्याय के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता डटकर खड़ा रहेगा। ये जेल भेज देंगे, हम हटने वाले नहीं हैं। इनके अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लड़ेंगे, चाहे मनरेगा का प्रकरण हो, चाहे माता अहिल्याबाई होलकर के अपमान का मामला हो, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान हो, चाहे वो दाल मंडी का ध्वस्तीकरण हो, चाहे वो किसानों के अधिकृत रूप से जो जमीन ली जा रही है उनको मुआवजा नहीं दिया जा रहा, चाहे लखनऊ के मजार को तोड़ रहे हैं 600 साल पुराने,
इनके बुलडोजर को बंद करेंगे। इनके अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, बब्बर शेर कार्यकर्ता सड़क पर उतरा है और इन सरकार का विरोध करेंगे। और इनके झूठ बोलने वाला योगी, ये जिसने पूरी तरीके इनकी टंकी बह रही है, कह रहे हैं वो पूरी तरीके से वो भ्रष्ट सरकार में फट गई है टंकी, फटी हुई टंकी को कह रहे हैं बह रही है, झूठ बोल रही है सरकार, झूठी सरकार। तो ये वहां पर उनको हिरासत में ले लिया गया है और तमाम प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है, रोका गया है, बहुत सारे नेताओं को नजरबंद कर दिया गया है। अब ये समझ से बाहर है कि आखिर विरोध प्रदर्शन के अधिकार को क्यों खत्म किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन का अधिकार क्यों खत्म किया जा रहा है ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये जो है देखा जा सकता है समीर जी की किस तरीके से जगह जगह आज प्रदर्शन हो रहे हैं। असम में भी प्रदर्शन हो रहा है, उत्तराखंड में भी प्रदर्शन हो रहा है, तो बिहार में हम लोग बताइए कि वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। तो कई जगहों पे आज प्रदर्शन जो हैं वो हो रहे हैं और सरकार के खिलाफ, मतलब मोदी सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी माहौल बनने की तरफ बढ़ रहा है। जी बिल्कुल, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन कैसे प्रदर्शनकारियों को रोकने की जो कोशिश हो रही है वो बहुत हैरान करने वाली है कि पहले से घोषणा कर रखी थी, फिर भी नेताओं को नजरबंद किया गया है। और इसको अभी एक तमाम आरोपों से घिरी है उत्तर प्रदेश की भी सरकार और केंद्र सरकार, जिसकी हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की नेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और बता रही हैं, एक फिर उन्होंने नई घटना का जिक्र किया है और कह रही हैं कि यहाँ तमाम घटनाओं की, भारत सरकार के तमाम फैसलों की, तमाम जो खबरें होती हैं उनकी जानकारी दूसरी जगहों से मिलती है, भारत सरकार उन जानकारियों को नहीं देती। और महत्वपूर्ण बात यह समीर जी कि जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जिसको रोका गया तो ये कहा गया कि कहीं भी कोई आतंकवादी घटना होगी तो इसे राष्ट्र के ऊपर हमला माना जाएगा। लाल किले पर जो बम विस्फोट हुआ उसको राष्ट्र के ऊपर हमला क्यों नहीं माना, आतंकवादी घटना क्यों नहीं मानी। लेकिन यूएन से सूचना मिल रही है कि वो जो था आतंकी हमला था और जैश ए मोहम्मद उससे जुड़ा हुआ था। इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए, वो ट्वीट हम लोग देख। ये है सुप्रिया श्रीनेत लिख रही हैं कि लाल किले पर बम विस्फोट के 3 महीने बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट ने कंफर्म किया है कि पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद इससे जुड़ा हुआ था। हम भारतीयों को इसकी जानकारी यूएन से क्यों मिल रही है, अपनी सरकार से क्यों नहीं? मोदी सरकार भारतीयों से हर जानकारी क्यों छिपाना चाहती है? पाकिस्तान के आतंकवादी हमले में जोड़ने की पुष्टि के बाद भी हम उनके साथ क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारा सवाल है। और वहां क्रिकेट खेलने जाएंगे तो खिलाड़ी कहेंगे कि हम उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे। मतलब ये और भी ज्यादा आप अपनी अशिष्टता को दिखा रहे हैं कि आप दबाव में क्रिकेट तो खेलेंगे। अब वो दबाव चाहे जिस चीज़ का हो, चाहे वो बिजनेस का दबाव हो, चाहे वो कि पैसे का दबाव हो, कोई भी दबाव हो, लेकिन क्रिकेट खेलेंगे और आप उनसे हाथ नहीं मिलाएंगे, अशिष्टता का परिचय देंगे। पर यह बहुत गंभीर मामला है कि भारत से जुड़े मामलों की जानकारी विदेशों से आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत से जुड़े मामलों की जानकारी विदेश से आ रही है, यूएन से आ रही है, विदेश से भी नहीं, यूएन से आ रही है। यूएन कह रहा है कि हाँ वो आतंकी हमला था और जैश ए मोहम्मद उससे जुड़ा हुआ था। हमारी सरकार खामोश है। तो क्या हुआ उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद कि कोई भी आतंकी हमला हुआ तो उसे भारत के ऊपर हमला माना जाएगा और फिर युद्ध जो शुरू हो जाएगा। तो अभी पॉज किया है हमने ऑपरेशन सिंदूर, तो पॉज हट क्यों नहीं रहा भाई? पॉज बटन भूल गए हैं मोदी जी क्या? ड्रोन से लेकर सब कुछ देखते रहते हैं, वो ड्रोन काम नहीं कर रहा मोदी जी का, क्या हुआ, कहाँ चला गया? तो ये सवाल सुप्रिया श्रीनेत इसको लेकर उठा रही है। जी बिल्कुल, इसको लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने सवाल उठाए हैं और इसको किस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत से जुड़े फैसलों की जानकारी देते हैं और जब भारत सरकार से उस पर जवाब मांगा जाता है तो जवाब नहीं दिया जाता, संसद का सत्र तक नहीं चलता है। लेकिन आरोप गंभीर लग रहे हैं और उनको लेकर किस तरीके से ट्रेड डील के खिलाफ सड़कों पर भी अब जनता और किसान ये दिखाई पड़ रहे हैं, तो सरकार का पीछा इससे छूटने वाला नहीं है। लेकिन इधर असम में जिस तरीके से वहां पर अमलेंदु जी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से तो मना कर दिया, कल हम लोगों ने वो जानकारी, वो खबर दी भी, लेकिन उस मुद्दे पर भी वहां की असम सरकार घिरी हुई है और केंद्र सरकार की ओर से कोई बयान उस पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति का नहीं आया है, ना तो प्रधानमंत्री का, ना गृह मंत्री का, कि वहां के मुख्यमंत्री किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर एक निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वीडियो में। बिल्कुल, अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर निशाना साधते हुए दिखाई पड़ रहे हैं वीडियो में। केंद्र सरकार खामोश है, उनका ही मुख्यमंत्री है, वो इस तरीके के करतब कर रहा है। लेकिन इससे भी
ज्यादा अफसोस की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको एंटरटेन नहीं कर रहा और सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह रहा है कि आप हाई कोर्ट चले जाइए। और चुनाव के टाइम आप ऐसे मुद्दे लेते आते हैं, मतलब ये सुप्रीम कोर्ट के लिए ये चुनावी जैसा मुद्दा दिखाई पड़ रहा है। नहीं, चुनावी मुद्दा ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा। आप जो है अपने पूर्व जो सीजेआई पीएन भगवती जिन्होंने शुरुआत की PIL जो हो सकता है और उसका कम किया जाए, मतलब खर्च जो है और उसकी टेक्निकलिटी कम किया है कि पोस्ट कार्ड पे भी आप लिखकर भेज देंगे तो इसको माना जाएगा। आप उसको निकाल रहे हैं, या तो आप आदेश कीजिए कि PIL से दाखिल नहीं होंगी। आप मौखिक टिप्पणियां इस तरीके कर रहे हो, मौखिक टिप्पणियां बहुत ज्यादा आ रही हैं। यानी सरकार जो टिप्पणियां नहीं कर सकती वो सुप्रीम कोर्ट से टिप्पणियां आ रही हैं। तो क्या सरकार अब सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपना शुरू हो गई है? पहले तो चुनाव आयोग के पीछे छिपती थी। इसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं। समीर जी जी बिल्कुल, सुन लेते हैं क्या कहा है शाहनवाज आलम ने, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं, और उनको सुनते हैं। लेकिन एक अभी जो जिसका जिक्र कर रहे थे अमलेंदु जी, अभी सामने हमारे दिखाई पड़ गया तो हम उसको दिखा भी देते हैं। वो कह रहे थे कि पानी की टंकी, जो जल जीवन मिशन है उसमें पानी की टंकी, वो एक दिन पहले उसका उद्घाटन होता है और अगले दिन वो टपकने लगती है। एक बार उसके विजुअल्स भी हमारे पास हैं, देख लेते हैं कैसे जल जीवन मिशन चल रहा है। तमाम जगहों पर टंकियां बनी और ये कोई पहला उदाहरण नहीं है, ऐसे तमाम जगहों से ऐसी तस्वीरें आती हैं। तो एक बार उसको देख भी लेते हैं कैसे वहां पर उद्घाटन के अगले ही दिन पानी टपक रहा है। कोई बात नहीं। तो ये इसमें दोनों है, एक दाहिनी तरफ उत्तर प्रदेश की टंकी है और बाई तरफ ये तो ढह गई थी गुजरात की। वो तो उद्घाटन से पहले ही गई। वहां तो ज्यादा विकास है, तो जहां ज्यादा विकास है वहां तो उद्घाटन से पहले ही ढह गई टंकी। और दूसरी तरफ जो पानी भरते ही जो झरना हो गई टंकी ये, और 70 साल पुरानी एक टंकी है, उसको तोड़ने के लिए बुलडोजर लगाने पड़ रहे हैं गुजरात में, तब भी नहीं टूट रही है। और यहाँ तो जो बना के तैयार खड़ी वो उद्घाटन से पहले ढह गई। तो हम लोगों ने भी देखी है बहुत सारी जो पुरानी टंकियां हैं 50-60 साल 70 साल पहले की बनी हुई है और अभी तक उस तरह से है। और ये जो टंकी बन रही है जल जीवन मिशन के तहत, देखने में ही कई बार लगता है कि ये खड़ी कैसे है। इस तरह से उनकी बनावट है। बहरहाल वो दिखाई भी पड़ रहा है कि कितनी गंभीरता से उसको बनाया गया है कि सब लोगों को पानी मिले। टंकी में ही पानी नहीं रहेगा, टंकी ही नहीं बचेगी तो फिर पानी क्या मिलेगा। और उसी की बात कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात अजय राय। बहरहाल क्या कह रहे हैं, असम में जो कुछ हुआ वहां पर जो वीडियो बना है जिसमें असम के मुख्यमंत्री घिरे हुए हैं, उसको लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव शाहनवाज आलम, सुन लेते हैं उनको। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आज ये कहना कि असम के मामले में जो भड़काऊ भाषण वाली जो याचिकाएं थी उसको पहले हाई कोर्ट लेके जाइए, ये आर्टिकल 32 का उल्लंघन है। आर्टिकल 32 स्पष्ट तौर पे ये कहता है कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अगर उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उससे सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई किए जाने का अधिकार है। यानी ये जो टिप्पणी है उस अधिकार का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि वो पहले हाई कोर्ट जाएं, और अगर वो हाई कोर्ट नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट आए, तो एक तरह से उन्होंने हाई कोर्ट की पावर को नजरअंदाज किया। ये तथ्य गलत है और ये आर्टिकल 32 के महत्व को ही खारिज करता है। अगर 226 के तहत हाई कोर्ट ने भड़काऊ भाषणों पे मुख्यमंत्री के स्वतः संज्ञान लिया होता तो फिर इनको सुप्रीम कोर्ट क्यों आना पड़ता। इसका मतलब है कि असम हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह भी कहा कि लोगों ने जो पत्र लिखे हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट को वो पर्याप्त नहीं है, उनको याचिका दायर करनी चाहिए थी। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या मुख्य न्यायाधीश जी 17वें मुख्य न्यायाधीश के उस ऐतिहासिक फैसले को नजरअंदाज कर गए जिसमें जस्टिस PN भगवती ने कहा था कि न्याय को आसान बनाने के लिए, प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अगर कोई पोस्ट कार्ड से भी, चिट्ठी से भी अगर लिखता है कोई शिकायत तो उसको PIL के मतलब स्वीकार किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो जो याचिकाकर्ता उन्होंने बहुत सारे पत्र लिखे हैं, तो ये कहीं न कहीं पहले से भी अंदाजा था। जैसा कि जस्टिस लोकुल ने कुछ दिनों पहले कहा था कि आजकल ऐसी धारणा बनती जा रही है कि कौन सा मामला किस बेंच में जाएगा उससे लोग अंदाजा लगा ले रहे हैं कि क्या फैसला आएगा। इस पूरे मामले में भी एक ही अंदाजा था कि जस्टिस सूर्यकांत के पास अगर गया है तो इस तरह की चीजें इसमें हो सकती हैं। ये चिंता का विषय है और ये आज फिर साबित हुआ कि जो
आवारा कुत्ते हैं, उनके जीवन को लेकर के हमारे चीफ जस्टिस या हमारी न्यायपालिका का एक हिस्सा बहुत संवेदनशील है, वो सुओ मोटो लेता है। लेकिन इंसानों के मामले में अगर किसी विशेष समुदाय के लोग हैं, उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उस पर वो तकनीकी तौर पे चीजों को भटकाने का कोशिश कर रहा है। ये भी एक गलत संदेश गया है और मेरा मानना है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। तो किस तरीके से वहां उस याचिका को पर सुनवाई नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, तो इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं और हर चीज़ राजनीति से जुड़ी नहीं। और कल भी जैसे जिक्र कर रहे थे हम लोग की जो प्रशांत किशोर की जो याचिका थी उसको जो कुछ कहकर जिस टिप्पणी के साथ उसको खारिज किया गया, तो ये टिप्पणियां बड़ी गंभीर हैं और सुप्रीम कोर्ट की भी कार्यशैली पर इसीलिए बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हाँ, बहुत सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के लेकर भी उठ रहे हैं कि भाई आपके पास आदमी जा रहा है तो न्याय के लिए जा रहा है, आपका भाषण सुनने के लिए नहीं जा रहा है। भाषण देने के लिए मोदी जी बहुत दे रहे हैं भाई, उनका ही सुन सुन के देश परेशान है। आप काहे भाषण देने लगते हैं, लेकिन वहां से भाषण आने लगते हैं। कानून की बात नहीं होती, भाषण आने लगते हैं। न्याय मांगने जाता है आदमी, उसको न्याय नहीं मिलता है। और आप ही बाहर जाकर जब आके कहीं आप जाते हैं भाषण दें तो आप भी कहते हैं कि न्याय की बहुत जरूरी है और सुप्रीम कोर्ट जो करे, आप हाई कोर्ट को बताते हैं। तो भाई जो आप बाहर जाकर ज्ञान देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में क्यों नहीं आती वो बातें, इसको लेकर सवाल उठते रहते हैं और शहनवाज आलम यही सवाल उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में वो बाईपास करके नहीं ले जाया गया, बल्कि वो आर्टिकल 32 का मामला है जिसको सुप्रीम कोर्ट को एंटरटेन करना चाहिए था। वो चुनावी मुद्दा कोई नहीं है और इस तरह का कोई विवाद नहीं है। एक गंभीर मुद्दा है कि किस तरह से एक अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे एक हिंसा उसके ऊपर की जा रही है और उसको समर्थन दे रहा है राज्य का मुख्यमंत्री। तो ये संवैधानिक मामला है जिसकी सुनवाई करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट को, लेकिन वो सुनवाई नहीं की। इधर यहाँ नई दिल्ली में कल AI समिट का उद्घाटन हुआ। साउथ ग्लोबल में पहली बार कोई देश यहाँ पर उसका वहाँ पर ये इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है। तमाम देशों के प्रतिनिधि भी जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री ने उसका उद्घाटन किया है। AI समिट में हिस्सा लेने के लिए तमाम देशों के बहुत सारे लोग आए हुए हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जो कि दुनिया भर में देश की छवि को भी खराब करने वाली है। वहाँ पर एक यूज़र है जिन्होंने अपना, एक कंपनी के ओनर है, उन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा था और उनका धनंजय यादव, उन्होंने एक ट्वीट किया है, लंबा चौड़ा ट्वीट और तमाम तस्वीरों के साथ। वो कह रहे हैं कि उनके सारे सामान ही वहाँ से गायब हो गए हैं। एक बार देखते हैं उनका ट्वीट और किस तरह उनकी तस्वीरें भी हम लोग देखते हैं। उस पर लिखा उन्होंने ये है कि AI इम्पैक्ट समिट का पहला दिन हमारे लिए बहुत मुश्किल रहा। मैं सच में बहुत एक्साइटेड था। ये पहली बार था जब इंडिया में समिट हो रहा था और मैं इकोसिस्टम और सरकार के काम को सपोर्ट करने के लिए पर्सनली आना चाहता था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो शॉकिंग था। दोपहर 12 बजे सिक्योरिटी वाले प्रधानमंत्री मोदी के दोपहर 2 बजे आने से पहले एरिया को सैनिटाइज करने और घेरने के लिए आए। मैंने बताया कि हम नियोसैपियन में इंडिया का पहला पेटेंटेड AI वियर बेल बना रहे हैं और इसे दिखाने का मौका मांगा। एक ऑफिसर ने दूसरों से कहा कि मुझे रुकने दें और वे चले गए। फिर एक और ग्रुप आया और हमें तुरंत जाने का ऑर्डर दिया। ऐसा लगा कि सिक्योरिटी वालों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी थी। मैंने पूछा क्या हमें अपने वियरेबल्स को ले जाने चाहिए। उन्होंने कहा दूसरे लोग तो लैपटॉप भी पीछे छोड़ रहे हैं, सिक्योरिटी वाले ध्यान रखेंगे। उन पर भरोसा करके मैं चला गया। उम्मीद है कि वियरेबल्स सुरक्षित रहेंगे, यानी जो उनके सामान है वहाँ पर रखे हुए, और अगर मैं लकी रहा तो शायद प्रधानमंत्री मोदी की नज़र इस पर पड़ जाए। गेट 12 बजे से शाम 6 बजे तक बंद थे, उम्मीद से कहीं ज़्यादा देर तक। बाद में हमें पता चला कि हमारे वेरिएबल्स चोरी हो गए थे। ज़रा सोचिए, हमने फ्लाइट, रहने की जगह, लॉजिस्टिक्स और बूथ के लिए भी पैसे दिए थे, बस ये देखने के लिए कि हमारे वेरिएबल्स एक हाई सिक्योरिटी जोन के अंदर गायब हो गए। अगर सिर्फ सिक्योरिटी और ऑफिशियल लोगों को ही एक्सेस मिलता तो ये कैसे हुआ। ये बहुत निराशाजनक है। बहुत सारे सवाल इस मामले में हैं अमलेंदु जी की किस तरीके से ये सिक्योरिटी वालों के अलावा भी बहुत सारे लोगों को वहाँ एक्सेस मिला हुआ है और जिनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, जिनका कुछ वहाँ पर कुछ भी हो जाए। और इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी एक ट्वीट किया है, वो भी हम देखते हैं कि किस तरीके से इतना इम्पॉर्टेंट सम्मेलन हो रहा है और वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था क्या है। ये लिखा है कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से कि दिल्ली में AI समिट हो रहा है, लेकिन वहाँ के हालात बहुत ही भयानक हैं। समिट में मिसमैनेजमेंट से फाउंडर्स और एग्जीबिटर्स बेहद परेशान हैं। उनका कहना है कि PM मोदी के आने के लिए मेन हॉल खाली करा दिया गया और
एग्जीबिटर्स को उनके ही पेड स्टॉल्स से निकाल दिया गया। इसके अलावा समिट में लोगों को कई दिक्कतें झेलनी पड़ी, जैसे सिक्योरिटी लैप्स के चलते सारे प्रोडक्ट चोरी हो गए, समिट वेन्यू में इंटरनेट न चलने की वजह से डेमो फेल हो गए, फाउंडर्स में एंट्री के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे, समिट में पेमेंट मोड सिर्फ कैश रहा, कई एग्जीबिटर्स भूखे रहे। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि AI समिट के पहले ही दिन नरेंद्र मोदी अपने लाव लश्कर के साथ वहां फोटो खिंचवाने और रील बनवाने पहुंच गए। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सिर्फ अपनी छवि चमकाने से मतलब है। विश्व स्तर पर देश की इमेज बर्बाद होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। शर्मनाक, आखिर में ये भी लिख रहे हैं। और ये बहुत गंभीर मामला है कि किस तरह से पूरी दुनिया में क्या छवि बन रही है। अमलेंदु जी, हम AI में पूरी दुनिया को एक तरीके से compete करने जा रहे हैं, उससे हम एक प्रतियोगिता कर रहे हैं और यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, ये इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं। और अगर इतने उसमें चोरी जैसी घटना हो रही है तो ये एक बहुत गंभीर मसला है। और जहाँ प्रधानमंत्री जा रहे हो, प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिस समय तैनात है उस समय चोरी हो जाए तो समझिए तो और भी ज़्यादा गंभीर बात है। बिल्कुल। तो ये तो मतलब इस पर तमाम क्लास लग जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री मौजूद है और वहाँ से सामान चोरी हो जाए, जो लोग वहाँ उसमें शामिल होने के लिए आए हुए हैं उनका, और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में हो जाए। तो वो गाना है ना कि वो पता चला जब क्या पता चला आग लगाए तो सावन बुझाए, सावन जब आग लगाए तो कौन बुझाए। तो सावन जब आग लगाए तो कौन बुझाए। तो अगर सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिस समय है उस समय अगर ये चोरी हो जाती है AI समिट में, आप दुनिया के सामने क्या नजीर पेश करना चाहते हैं? और किसके हाथ में वो सिक्योरिटी है? आप प्रधानमंत्री जिस जगह पर जा रहे हैं और 6 घंटे बंद कर दिया गया। ये प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ भी कोई खिलवाड़ है। अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा उसमें तैनात है और उसमें चोरी हो रही है तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इसका मतलब सेंध लगी हुई है, वरना कोई व्यक्ति कैसे कुछ चुरा कर ले जाएगा। ये गंभीर सवाल जी, बिल्कुल गंभीर सवाल है। और जो कहा कांग्रेस पार्टी ने कि हाँ सम्मेलन तो AI का हो रहा है लेकिन चोरी के अलावा वहाँ पर इंटरनेट नहीं चल रहा है और जो डिजिटल पेमेंट नहीं हो रहा है, कैश पेमेंट हो रहा है, तो बात हम AI की कर रहे हैं और यहाँ इंटरनेट की स्पीड ही ठीक से नहीं दे पा रहे हैं। यानी जो आम जनता जिस चीज़ को हर दिन झेलती है वो इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन में भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इतने महत्वपूर्ण सम्मेलन में भी देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया से आप AI समिट बता रहे हैं और बता रहे हैं कि AI में भारत बहुत आगे जाएगा ही। भारत ने मतलब तकनीकी क्रांति खासतौर से IT सेक्टर में भारत का दबदबा है तो जाएगा ही आगे। मोदी जी तो जब आए थे उससे पहले काफ़ी आगे हुआ था। हालांकि वो अलग बात है कि मोदी जी सन 84 में ही ईमेल इस्तेमाल करते थे, तो अलग बात है। तो उस समय मोदी जी इस्तेमाल करते थे ईमेल, जब ईमेल नहीं था। तो मोदी जी तो चूंकि नॉन बायोलॉजिकल है तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो करते थे। लेकिन भारत ने अपने झंडे गाड़े हैं इसके तकनीक के क्षेत्र में और ख़ासतौर से कंप्यूटर क्रांति जो उसके क्षेत्र में गाढ़े हैं, तो जाएगा आगे। लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तब आप दुनिया को क्या संदेश देना चाहते हो? खबर ये आ रही है कि बिल गेट्स जो हैं वो शायद नहीं जा रहे इस AI समिट में। लेकिन अभी उस खबर की पुष्टि नहीं हुई है जी हाँ कि जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। लेकिन अब इस AI सम्मेलन में पूरी दुनिया को हम जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उसके बजाय दिख क्या रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखते हैं इस पर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या बताया जाता है। जिनके सामान खोए हैं उनको सामान मिलते हैं नहीं मिलते हैं और ये सारी चीज़ें गायब करने वाले कौन लोग हैं। और अभी तो कुछ एक शिकायतें आई हैं, क्या और भी इस तरह की शिकायतें हैं? तो रहेंगी इन सब पर नज़र। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।